नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म अनअकैडमी अभियान पर, जहां पर हम सभी एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं। आज की क्लास को शुरू करने से पहले एक दो बातें मैं आपके साथ करना चाहूंगा। पहली बात यह है दोस्तों कि एमपीपीएससी ने अपनी फाइनल आंसर की को जारी कर दिया है, और जैसा कि हमें एक क्वेश्चन में डाउट था गेटवे और आउटर वाला, तो वो क्वेश्चन उन्होंने दोनों आंसर सही माने हैं। पर उससे भी इम्पोर्टेंट बात यह है कि जितने भी लोगों ने एमपीपीएससी का प्रीलिम्स दिया था, मेक श्योर कि आज आप सभी लोग अपने पेपर का मिलान करें। कल जब हम ज्योग्राफी की क्लास शुरू करेंगे तो उसका जो शुरुआत का 5 मिनट का हिस्सा होगा, उसमें हम आगे की रणनीति की चर्चा करेंगे। स्ट्रेटेजी का मतलब यह है कि मैं बस आपको बेसिक चीजें बताऊंगा कि इस तरह से अब आप आगे बढ़ सकते हैं। जो लोग आगे मेंस लिखने वाले हैं उनके लिए एक बेसिक तैयारी का तरीका क्या होना चाहिए, और जो लोग अनफॉर्चुनेटली इस बार एग्जाम नहीं दे पाए हैं, आने वाले समय में 2 प्रीलिम्स आने वाले हैं, तो वो किस तरह से अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो आज का समय लीजिए, आप एक बार पूरी चीजों को प्रिपेयर कर लीजिए, ध्यान से देखिए दोस्तों, पूरे पेपर को मिलाइए और फिर कल हम एक बेसिक चर्चा करेंगे। देखो, जो सेफ स्कोर है वो जनरली अगर आप 72 73 अब जा रहे हैं, डेफिनेटली आप सेफ हैं, क्योंकि ये अब तक का कट ऑफ इसी प्रकार से रहा है। ठीक है। वहीं अगर एस सी एस टी की बात करें तो 63 65 के अगर अवब हैं तो वो एक सेफ कट ऑफ माना जाता है। तो इस तरह से आप एक सेफ कट ऑफ लेकर के चल सकते हैं। तो इतने मार्क्स अगर आ रहे हैं तो ज्यादा चांस है कि आप मुख्य परीक्षा दे रहे होंगे। ठीक है। तो कल उसके बारे में हम 5-10 मिनट में जो भी एक चर्चा होगी, जो भी आपके बेसिक क्वेश्चन होंगे, वो हम कल के शुरुआत के लेक्चर में ले लेंगे। ठीक है। चलिए, तो अब हम टॉपिक को शुरू करते हैं। तो आपको याद होगा कि हमने एक टॉपिक पढ़ना शुरू किया था। हमारा दूसरा अध्याय चल रहा था भारत का भौगोलिक विभाजन, फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया। तो हमने देखा कि भारत को 6 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, 6 फिजियोग्राफिक रीजन में डिवाइड किया गया है। और सबसे पहला हिस्सा जो भारत का है वो उत्तर और उत्तर पूर्व की पहाड़ियां हैं, वो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के माउंटेन है। और इसी टॉपिक को पढ़ना हमने शुरू किया था। तो इस टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, तो हमने चर्चा कर ली थी पर्वतों के प्रकार की, कि माउंटेन कितने प्रकार के होते हैं। हमने हिमालय के सामान्य परिचय को भी डिस्कस कर लिया था। हमने जाना था कि इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, कहाँ कहाँ हिमालय फैला हुआ है। और हम तीसरे टॉपिक की चर्चा कर रहे थे, हिमालय का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ हिमालय। तो दोस्तों, आपको याद होगा कि हिमालय के निर्माण के बारे में हमने देखा था कि हिमालय के निर्माण को लेकर के दो अलग अलग सिद्धांत दिए गए हैं। एक जो सिद्धांत है वो कोबर के द्वारा दिया गया है, लियोपोल्ड कोबर, जो कि ऑस्ट्रिया के एक भूवैज्ञानिक थे। और इस सिद्धांत को हमने डिस्कस किया था, कोबर की जियोसिंक्लाइन थ्योरी। बहुत बेसिक सी थ्योरी है। कोबर साहब ने कहा कि जब पृथ्वी ठंडी हुई तो कुछ भाग ऊपर रहे और कुछ भाग नीचे रह गए। जो भाग ऊपर रहे वहां से नदियां इन निचले भागों में जाती रहीं, और नदियां अपने साथ बहुत सारे अवसादों को ले जाती रहीं। रिवर अपने साथ बहुत सारे डिपॉजिट लाते रहे। तो यहाँ पर लगातार अवसाद एकत्रित होते रहे, लगातार यहाँ पर डिपोजिशन होता रहा। ठीक है। और चूंकि जब प्लेटों की गति हुई और जब प्लेटों में कन्वर्जेंट मूवमेंट हुआ, जब अर्थात एक दूसरे के तरफ गति हुई, तो ये जो अवसाद थे इनमें संपीडनात्मक बल पड़ा, इनमें कंप्रेशनल फोर्स पड़ा, और यही अवसाद फोल्ड माउंटेन बन गए। यही जो अवसाद हैं इन्होंने वलित पर्वतों का रूप ले लिया। और ये जो हिस्सा है, जो अवसाद जहां पर भर रहे थे, एकत्र हो रहे थे, इसको कोबर ने भूसन्नति का नाम दिया। इसे कोबर ने जियोसिंक्लाइन का नाम दिया और कहा कि जितनी भी दुनिया में भूसन्नतियां हैं वो पर्वतों का पालना है, वो क्रेडल ऑफ माउंटेन है। तो ये हमने इस थ्योरी के बारे में कुछ बेसिक बातें पढ़ी थी।
अब दोस्तों जो आज हमें चर्चा करनी है तो हमें प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत की बात करनी है कि प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत हिमालय के जनन के बारे में क्या कहता है, जेनेसिस ऑफ हिमालय के बारे में क्या कहता है। हमें यह भी चर्चा करनी है कि हिमालय का वर्गीकरण कैसे किया गया है, क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है। आज की क्लास छोटी होगी क्योंकि एक टॉपिक आ रहा है ट्रांस हिमालय। अब प्रॉब्लम यह है कि वो टॉपिक इतना छोटा नहीं है कि इसी क्लास में कवर हो जाए, और अगर मैं उसको शुरू करूंगा तो कल हम कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये रीजन है कि आज की क्लास लगभग 30 मिनट की होगी। कल हम उसको डिटेल में, क्योंकि ट्रांस हिमालय वाला टॉपिक है, वो एक ही क्लास में हमें कवर करना है, ठीक है। तो ये चीज भी याद रखिएगा। तो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत की हम बात करेंगे और हिमालय के वर्गीकरण अर्थात चौथे हिस्से को पढ़ना हम शुरू करेंगे। हमें हिमालय की विशेषताओं का भी अध्ययन करना है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हिमालय की भी बात करनी है। चलिए, तो प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत की चर्चा करते हैं कि प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत हिमालय की उत्पत्ति के बारे में क्या कहता है। तो प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत जो है, हमने देखा था कि ये हैरी हेस और दूसरे अन्य वैज्ञानिकों के द्वारा दिया गया था। कहानी कुछ इस तरीके से है दोस्तों, जो हमने पहले भी डिस्कस की है कि पहले एक बहुत बड़ा सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था जिसे पेंजिया कहा जाता था। ये पेंजिया दो भागों में टूट गया। जो इसका उत्तर का हिस्सा है वो लॉरेशिया कहा गया, जबकि इसके जो दक्षिण का भाग है वो गोंडवाना लैंड कहा गया। आगे जाकर के हमने देखा कि ये लॉरेशिया रहा, बाकी इसका विभाजन हुआ और इसी गोंडवाना लैंड में से एक प्लेट निकली और इस प्लेट को इंडियन प्लेट या भारतीय प्लेट कहा गया। और दोस्तों ये जो भारतीय प्लेट है, इंडियन प्लेट है, ये लगातार नॉर्थ की ओर जा रही थी, उत्तर की ओर जा रही थी, जहां ऑलरेडी यूरेशियन प्लेट थी। तो दोस्तों कहानी कुछ इस तरह से शुरू होती है कि जैसे 8 करोड़ साल के आसपास ये जब इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट नजदीक आ जाती है तो यहां पर बीच में पानी होता है और इस पानी को या इस जलराशि को नाम दिया जाता है टेथिस सागर। टेथिस टेथिस सागर, इसे नाम दिया जाता है टेथिस सी। और जैसा कि हमने आपको बताया, इसको जरा थोड़ा और ध्यान से मैं एक डायग्राम और अच्छे से बना देता हूं कि इस तरीके से समझें कि यहां पर यूरेशियन प्लेट है और ये इंडियन प्लेट है, ठीक है। अब यहां से क्या हो रहा है साहब, यहां से बहुत सारी नदियां आ रही हैं और यहां से भी बहुत सारी नदियां आ रही हैं, ठीक है। और जैसा हम जानते हैं कि नदी कभी भी अकेले नहीं आएगी, जब जब नदी आएगी तो वो अपने साथ अवसादों को लेकर के आएगी, वो अपने साथ कंकड़ पत्थर इन सब चीजों को लेकर के आएगी, अर्थात वो अपने साथ सेडिमेंट लेकर के आएगी। और यहाँ पर क्या है, तो इस पूरे इलाके में पानी है, इस पूरे इलाके में वाटर है और इस पानी को हमने टेथिस सागर का नाम दिया है, इसे टेथिस सी बोला जा रहा है। अगेन भारत की प्लेट यूरेशियन प्लेट के पास आती जा रही है, इंडिया की जो प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट के नजदीक आती जा रही है। अब सबसे पहले क्या होगा दोस्तों, भारत की प्लेट का जो पश्चिमी हिस्सा है, वेस्टर्न पार्ट है, वो जाकर के यूरेशियन प्लेट से टकराएगा। जैसे ही ये टक्कर होगी तो हिमालय का फॉर्मेशन शुरू होगा। जो ट्रांस हिमालय वाला हिस्सा है, जो कि पूरी तरीके से यूरेशियन प्लेट में आता है, उसमें कुछ बदलाव देखने के लिए मिलेंगे। जब दूसरे हिस्से धीरे धीरे करके बीच वाला हिस्सा फिर पूर्व वाला हिस्सा टकराना शुरू होगा तो इससे निर्माण होगा हिमाद्री हिमालय या ग्रेटर हिमालय का। ग्रेटर हिमालय के बाद दूसरा फॉर्मेशन होगा लेसर हिमालय का और उसके बाद शिवालिक हिमालय का फॉर्मेशन होगा। रिमेंबर वन थिंग दोस्तों कि ये जो ट्रांस हिमालय वाला हिस्सा है ये पूरी तरीके से यूरेशियन प्लेट में है, जबकि ये तीन हिमालय के हिस्से जो हैं वो पूरी तरीके से इंडियन प्लेट में आते हैं। तो इस तरह हिमालय का निर्माण होगा। अगर इसको आप पीपीटी के फॉर्मेट में समझें तो इस तरह की कहानी है कि भारत की प्लेट गोंडवाना लैंड का हिस्सा थी। 8.5 करोड़ साल पहले भारत की प्लेट यूरेशियन प्लेट के पास आ गई, जहां पर बीच में टेथिस सागर था, ठीक है। 8 करोड़ वर्ष
पहले भारतीय प्लेट का पश्चिमी हिस्सा यूरेशियन प्लेट से टकराया। ठीक है, टेथिस के अवसादों से हिमालय का निर्माण हुआ और भारत की प्लेट अब भी गति कर रही है, जिससे हिमालय की ऊंचाई बढ़ रही है। इसी को अगर आप डायग्राम के फॉर्म में देखें तो आपको कुछ इस तरह की कहानी दिखेगी कि यहाँ पर यूरेशियन प्लेट है जो आपको दिखाई दे रही है दोस्तों, और ये देखिए भारत की प्लेट की गति। अब यहाँ पर आप इंडियन प्लेट को देखो ध्यान से कि इस तरह है भारत की प्लेट, धीरे 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 ये कुछ इस तरह होती जाएगी, और सबसे पहले दोस्तों जो ये वाला हिस्सा है ना, ये टकराएगा यूरेशियन प्लेट से जाकर के, और जैसे ही इस हिस्से की टक्कर होगी हिमालय के अलग अलग भाग बनना शुरू हो जाएंगे। ट्रांस हिमालय ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये पूरा यूरेशियन प्लेट में है। ठीक है, इसके बाद फिर देखिए आप यहां पर ये ग्रेटर हिमालय बनेगा जो हिमालय का सबसे ऊंचा भाग है। फिर दोस्तों बीच में आप देखोगे तो मध्य हिमालय बनेगा, और इसके नीचे आप देखोगे तो शिवालिक हिमालय का फॉर्मेशन होगा। अब एक चीज और बड़ी इंटरेस्टिंग है कि ये जो टक्कर है इंडियन और यूरेशियन प्लेट की, अब भी भारत की जो प्लेट है वो उत्तर की ओर गति कर रही है, और लगातार ये प्लेटें टकरा रही हैं, और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि इस पूरे क्षेत्र में एक तो अर्थक्वेक आते हैं, भूकंप आते हैं, और दूसरी चीज दोस्तों जो यहां पर होती है कि हिमालय की जो हाइट है, हिमालय की जो ऊंचाई है वो लगातार बढ़ती जा रही है। अभी अभी ये कहा गया कि देखिए साहब माउंट एवरेस्ट की पहले ऊंचाई 8848 मीटर थी, अब कह रहे हैं कि 8850 मीटर इसकी ऊंचाई हो चुकी है, और बहुत मेजर भूकंप अर्थात अर्थक्वेक भी देखने के लिए मिलते हैं। तो ये एक चीज आपको याद रखनी है। दूसरी चीज दोस्तों क्या हुआ कि जब हिमालय की टक्कर हुई ना, तो आप भारतीय प्लेट के शेप को देखो तो इंडियन प्लेट यहां पर ऐसी है और फिर ऐसी है, और यहां ऐसी है और इस तरीके से मुड़ जाती है। मतलब अगर आप देखें तो भारत की प्लेट कुछ इस तरह है, ठीक है, और ये दोनों जगह मुड़ रही है। तो दोस्तों जब हिमालय का निर्माण हुआ तो ये जो हिस्से हैं ना जहां से भारतीय प्लेट मुड़ती है, यहीं से हिमालय भी मुड़ गया। क्यों क्यों मुड़ गया? क्योंकि भारत की प्लेट ऐसी है, तो जैसा प्लेट का आकार है वैसे ही हिमालय भी मुड़ जाएगा दोस्तों। तो ये जो मोड़ है ना हिमालय के, इन मोड़ों को नाम दिया गया है हिमालय के अक्ष संघीय मोड़। पूछा जाता है अक्ष संघीय मोड़ क्या है? इन्हें सिंटैक्सियल बैंड ऑफ हिमालय कहा गया है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि हिमालय के अक्ष संघीय मोड़ क्या है, तो बताइएगा कि हिमालय पश्चिम और पूर्व की ओर अचानक से मुड़ जाता है, इसमें तीव्र मोड़ आ जाते हैं, इन्हीं को अक्ष संघीय मोड़ कहा जाता है। पूछेंगे क्यों ऐसा है, तो बता पाएंगे क्योंकि भारतीय प्लेट का आकार ही ऐसा है, और जब भारतीय प्लेट की टक्कर हुई तो हिमालय का निर्माण भी इसी तरीके से हुआ। आप देखेंगे भी यहां पर कि यहां से हिमालय बिल्कुल मुड़ जा रहा है नीचे की ओर इस तरह। ठीक है, अब ये कौन कौन से इलाके हैं? तो पश्चिम में दोस्तों यहां पर एक पर्वत है, और इस पर्वत का नाम है नंगा पर्वत। ठीक है, और इसी यहां पर एक पर्वत के पास एक बहुत बड़ा गॉर्ज है जिसे बुंजी गॉर्ज या इंडस गॉर्ज के नाम से जाना जाता है। सर गॉर्ज क्या होता है? तो गॉर्ज का मतलब है नदियां जब बहती हैं ना दोस्तों, तो नदियां अपर्दन का काम करती हैं, इरोजन का काम करती हैं, और इरोजन का काम करके वो बहुत गहरे गड्ढे या बहुत गहरी खाई बनाती हैं, उसी को गॉर्ज कहा जाता है। तो यहां पर सिंधु नदी जो हिमालय का पश्चिमी मोड़ है, ठीक है, यहां पर सिंधु नदी एक गॉर्ज बनाती है जो भारत का सबसे गहरा गॉर्ज है, इंडिया का डीपेस्ट गॉर्ज है। इसे बुंजी गॉर्ज या इंडस गॉर्ज के नाम से जाना जाता है। वहीं दोस्तों जब आप पूर्व की ओर आएंगे तो यहां एक पर्वत है नामचा बरवा, और इसी पर्वत के पास जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो एक गॉर्ज बनाती है जिसे दिहांग गॉर्ज के नाम से जाना जाता है। तो दोनों याद रखिएगा। अगर आपसे कोई पूछे कि हिमालय के सिंटैक्सियल अर्थात अक्ष संघीय मोड़ कहां पर हैं, तो बताएंगे कि पश्चिमी तरफ नंगा पर्वत सिंधु गॉर्ज, और पूर्व की तरफ, ये गलत हो गया, ये पूर्व आएगा, पूर्व की तरफ नामचा बरवा दिहांग गॉर्ज। देखो यहां से
यहाँ से ये नामचा बरवा है और यहाँ से दिहांग गॉर्ज बनाते हुए मुड़ जाएगी और यहाँ इंडस गॉर्ज बनाते हुए इस तरीके से मुड़ जाएगी। तो ये प्लेट टेक्टोनिक की थ्योरी है, बहुत बेसिक सी थ्योरी है। दोनों प्लेटों की टक्कर हुई और हिमालय का निर्माण हुआ। भारतीय प्लेट का शेप है तो इस तरह हिमालय मुड़ा हुआ है और हिमालय के मोड़ों को अक्ष संघीय मोड़ या सिंटेक्शियल बेंड कहा जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब यहीं से एक टॉपिक को लिंक करना है आपको और अगला टॉपिक है हिमालय की विशेषताएं। देखो याद रखना, किसी भी चीज की विशेषताएं अगर आपको पढ़ना है तो आपको उसके ओरिजिन को समझना होगा। जैसे जब भी हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं, कोई बोलते हैं इंसान की विशेषता कि भाई कैसा लड़का है, कैसी लड़की है, तो कई बार आप क्या देखते हो, आप परिवेश देखते हो कि वो कहाँ पर पैदा हुआ है, परवरिश कैसे हुई है। तो इसी तरीके से कोई भी टॉपिक जब आप पढ़ते हैं ना, तो उसके ओरिजिन को समझिए। अगर ओरिजिन को आप समझ जाओगे तो बहुत सारी विशेषताएं वैसे ही क्लियर हो जाएंगी। तो हिमालय के बारे में हमें दो तीन बातें पता है कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ। तो यहां पर एक यूरेशियन प्लेट थी और यहां पर साहब एक इंडियन प्लेट थी और बीच में क्या है, तो बीच में बहुत सारे अवसाद थे, बीच में बहुत सारे सेडिमेंट थे और ये टेथिस सागर के सेडिमेंट थे। जब ये दो प्लेटें टकराई तो अवसादों से हिमालय का निर्माण हुआ। अच्छा, इसमें एक बात और याद रखिएगा कि भारतीय और यूरोपियन दोनों ही कॉन्टिनेंटल प्लेटें हैं, दोनों ही महाद्वीपीय प्लेट है। अब ये वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम पढ़ेंगे डिटेल से और ये शुरुआत में हमने आपको बताया था कि दो तरह की प्लेटें हैं। कुछ प्लेटें कॉन्टिनेंटल हैं अर्थात महाद्वीपीय हैं और कुछ प्लेटें जो हैं वो महासागरीय प्रवृत्ति की हैं। अब यहाँ पर एक बात को समझेंगे, आप ध्यान देंगे कि यहीं से हम पूरे टॉपिक को निकालेंगे। तो सबसे पहली बात हमें यह पता पड़ी कि दो प्लेटों की टक्कर से और अवसादों की वजह से हिमालय का निर्माण हुआ। तो अब मुझे एक क्वेश्चन का जवाब दो कि यहां पर प्रमुखता से कौन सी चट्टानें पाई जाएंगी, यहां पर कौन सी रॉक पाई जाएगी। तो सर आप, चूंकि इसका निर्माण सेडिमेंट से हुआ है तो यहां अवसादी चट्टानें पाई जाएंगी, यहां पर सर सेडिमेंट्री रॉक पाई जाएगी। सर सेडिमेंट्री रॉक क्या होती है? ऐसी चट्टान जो अवसाद अर्थात कंकड़, पत्थर, रेत, इन सब को कंप्रेस करके बनती है। तो अब यहीं से दो तीन टॉपिक और समझो कि सर ये जो अवसादी चट्टान है ये कैसी होती है। सर ये बहुत मुलायम होती है, सर ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती है। अब आप खुद सोचो कि अगर ये चट्टान बहुत ज्यादा मुलायम है, सॉफ्ट है, तो इसका अपक्षय और अपर्दन भी बहुत जल्दी होगा, इसकी वेदरिंग और एरोजन भी बहुत ज्यादा होगा। और अगर अपक्षय और अपर्दन बहुत जल्दी होगा तो यहां पर बहुत सारे अवसाद आएंगे, बहुत सारे सेडिमेंट आएंगे और साथ ही साथ दोस्तों यहां भूस्खलन जैसी समस्याएं देखने मिलेंगी, लैंड स्लाइड जैसी प्रॉब्लम देखने मिलेगी। क्यों? क्योंकि अवसादी चट्टानें हैं, बहुत जल्दी टूटती हैं तो लैंडस्लाइड होता है। तो यही रीजन है कि हिमालय वाला जो क्षेत्र है वहां बहुत ज्यादा लैंडस्लाइड देखने के लिए मिलते हैं, भूस्खलन देखने के लिए मिलते हैं। अब क्या होगा? अब देखो नदियां यहां से बहेंगी। अब जैसे मान लो ये हिमालय का रीजन है, इस तरह हमने एक पहाड़ बना लिया, यहां पर बहुत सारे अवसाद डले हुए हैं। अब जैसे यहां से नदी आएगी दोस्तों, तो नदी अपने साथ अवसादों को बहा करके ले जाएगी और ये किसका निर्माण करेगी? तो सर यहां पर नीचे जाकर के ये मैदानों का निर्माण करेगी, ये सर प्लेन्स का फॉर्मेशन करेगी। और ये मैदान चूंकि नए अवसादों से बने हैं तो बहुत ज्यादा उपजाऊ होंगे, बहुत फर्टाइल होंगे और यहीं पर ज्यादा लोग रहेंगे, यहीं पर लोगों का निवास होगा और संस्कृतियों का विकास होगा। तो कहानी भी तो यही है ना दोस्तों। ये हिमालय है, यहां पहले एक ऊबड़ खाबड़ इलाका हुआ करता था, हिमालय के अवसाद आए, इस इलाके को प्लेन कर दिया और यहीं पर उत्तर के मैदान का निर्माण हुआ। यहीं पर दोस्तों नदर्न प्लेन बने और इन मैदानों को आज भारत की लगभग 40% जनसंख्या यहां निवास करती है। और इसी से दोस्तों एक और मैदान का निर्माण हुआ जो कश्मीर वैली में हुआ। कश्मीर घाटी में एक मैदान बने जिसे करेवा कहा जाता है, जो जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं। और करेवा जो है इसमें चिकनी मिट्टी होती है और ये दोस्तों सैफरॉन
अर्थात केसर की खेती के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। सैफरॉन के एग्रीकल्चर के लिए जाने जाते हैं करेवा के मैदान। तो देखिए ये कुछ बेसिक बातें हमने सिर्फ एक पॉइंट उठाया था कि हिमालय का निर्माण टेथिस के अवसादों से हुआ, और टेथिस को कहा जाता है कि ये हिमालय का गर्भ है दोस्तों, ठीक है, वूम ऑफ द हिमालय कहा जाता है। और अवसादी चट्टानों की वजह से हमें इतने पॉइंट समझ में आ गए कि लैंडस्लाइड क्यों होता है, और अवसादी चट्टाने मतलब मुलायम चट्टाने। और देखो एक बात तो हमें पता ही है कि यहाँ भूकंप आते हैं तो भूकंप और खतरनाक हो जाते हैं। अब दूसरे विशेषता पर आते हैं। अब हमें यह भी पता चलता है कि ये जो पूरा का पूरा इलाका है, इसमें अब भी इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट की टक्कर जारी है, ठीक है। अब भी लगातार यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट का कोलिजन हो रहा है। अब इसकी वजह से क्या होता है, तो दो तीन पॉइंट समझें इसकी वजह से क्या क्या चीजें होती हैं। अब भी इन प्लेटों की टक्कर जारी है तो इस पूरे इलाके में भूकंप आते हैं, अर्थक्वेक आते हैं। अब यहाँ के भूकंप इतने खतरनाक क्यों हैं? रीजन बड़ा सिंपल है, क्योंकि यहाँ अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं, सेडिमेंट्री रॉक पाई जाती हैं। मुलायम चट्टान है, पानी भरा हुआ है, जब भी भूकंप आएगा लहरें ज्यादा तेज होंगी, ठीक है, बहुत तेज लहरें आएंगी तो छोटा सा भूकंप भी यहाँ बहुत ज्यादा तबाही मचाता है। बात वही है, चट्टानें जल्दी गिरती हैं तो भूकंप खतरनाक होते हैं। दूसरी बात, अभी भी चूंकि प्लेट की टक्कर जारी है तो अभी भी दोस्तों जो हिमालय माउंटेन है उसकी ऊंचाई लगातार बढ़ रही है, उसकी हाइट लगातार इंक्रीज हो रही है। अब तीसरी बात जो हमें इसके बारे में पता है कि चूंकि ये पर्वत दो प्लेटों की टक्कर से बना है, और हमें यह पता है कि ऐसे पर्वत जो दो प्लेटों की टक्कर से बनते हैं उसे हम वलित पर्वत कहते हैं, उसे दोस्तों हम फोल्ड माउंटेन कहते हैं। पढ़ा था हमने शुरुआत में, और हमने आपको यह भी बताया कि हिमालय का निर्माण 8 करोड़ साल पहले ही तो हुआ है, ज्यादा समय नहीं हुआ दोस्तों। तो फोल्ड माउंटेन है, और ये कैसा फोल्ड माउंटेन है, तो दिस इज द न्यू फोल्ड माउंटेन। यह एक नवीन या युवा वलित पर्वत है दोस्तों, ठीक है। इसमें एक बात और इंटरेस्टिंग है, चूंकि इसका निर्माण अभी हुआ है और अभी भी प्लेटों की टक्कर जारी है, तो ये दुनिया का सबसे ऊंचा, ये दुनिया का सबसे ऊंचा वलित पर्वत है, ये दुनिया का हाईएस्ट फोल्ड माउंटेन है, ठीक है। एक और बात याद रखना, अगर लंबाई की बात करें तो ये दुनिया का तीसरे नंबर का सबसे लंबा पर्वतमाला है। थर्ड ऑर्डर में आप कह सकते हैं कि ये पर्वतमाला है। सर नंबर 1 पे कौन आता है, तो नंबर 1 पर आता है एंडीज, कहां पर आता है, साउथ अमेरिका। नंबर 2 पर आता है रॉकी, नॉर्थ अमेरिका। और नंबर 3 पर आता है हिमालय। नंबर 4 पर आता है ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। अब ये विशेषताएं कहां से पता चल रही हैं, निर्माण से पता चल रही हैं, फॉर्मेशन से हमको ये बेसिक सी बातें क्लियर हो जाती हैं। अब हमने ये देखा कि सर ये जो पर्वत है, अब देखना एक से दूसरा पॉइंट कैसे निकलेगा। सर आपने बताया कि ये दुनिया का हाईएस्ट माउंटेन है, सर हाईएस्ट सबसे ऊंचा 6000 मीटर से ज्यादा की ऊंचाई है सर इसमें, ठीक है। और दूसरी बात, जब आप ऊपर की ओर आएंगे तो ये जो है ना, ये शीतोष्ण कटिबंध में है, ये टेम्परेट जोन में है। शुरुआत में समझा था हमने, तो शीतोष्ण कटिबंध में तापमान कम होता है, टेम्परेट जोन में टेम्परेचर कम होता है। और 6000 मीटर की ऊंचाई पर जो पानी है साहब, यहां पर पूरा पानी बर्फ बन जाता है, आइस बन जाता है। और धीरे धीरे दोस्तों ये आइस जो है, तो यही इसी आइस से बहुत सारी नदियों का उद्गम होता है, तो यहां से बहुत सारी रिवर का सोर्स है। और चूंकि इन नदियों को पानी हिमालय के बर्फ से मिलता है, तो हम कह सकते हैं कि बहुत सी 12 मासी नदियों का उद्गम होता है। यहां से बहुत सारी पेरिनियल रिवर्स ओरिजिनेट होती हैं। तो ये भी हिमालय की विशेषता है। आप देखिए दोस्तों, तो भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदियां, जिसमें गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी तंत्र आता है, ये तीनों नदी तंत्र कहां से ओरिजिनेट होते हैं, तो ये तीनों ही हिमालय से ओरिजिनेट होती हैं। तो ये हिमालय का एक और महत्व है, और ये नदियां ले जा करके
इन्हीं नदियों ने मैदानों का निर्माण किया और इन्हीं नदियों पर दोस्तों बहुत बड़ी जनसंख्या निर्भर है भारत की। तो ये इसका एक और पॉइंट है जो आपको याद रखना है। तो ये हिमालय की कुछ बेसिक विशेषताएं हैं। अब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ वेजिटेशन पाया जाता है, ये सारी चीजें हैं। सर भारत के लिए इसका एक महत्व क्या है, इंडिया के लिए इसका इंपॉर्टेंस क्या है? तो भारत के लिए हिमालय के महत्व को मानचित्र के द्वारा आप समझिए। देखिए दोस्तों, ये जो इलाका है ना, ये रूस वाला इलाका है चीन के ऊपर, और इस इलाके में बहुत ठंडी हवाएं चलती हैं इस तरीके से, और ये ठंडी हवाएं साइबेरियन कोल्ड करंट कहलाती हैं, साइबेरिया की ठंडी हवाएं कहलाती हैं और बहुत ठंडी होती हैं। तो हिमालय क्या करता है दोस्तों, इन साइबेरिया की ठंडी हवाओं को भारत में आने से रोकता है। दूसरी बात, यहां से मानसूनी हवाएं जाती हैं दोस्तों, इस तरीके से मानसून विंड जो भारत में पानी करवाती हैं। तो मानसूनी हवाओं को भी भारत में लॉक रखने में यह सहायता देता है, जिससे इंडिया में ज्यादा रेनफॉल होती है। बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं, आंसर सर्च कीजिएगा कि जो मानसून भारत में आता है, ओरिजिन ऑफ मानसून भारत में दोस्तों तिब्बत के पठार की वजह से होता है, जो दुनिया का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा पठार माना जाता है। तो तिब्बत का पठार अगर नहीं होता तो मानसून का ओरिजिन भी नहीं हो पाता दोस्तों, या मानसून ओरिजिनेट तो होता लेकिन वो उतना तीव्र नहीं होता। समझेंगे, मानसून वाले टॉपिक में इसको भी समझेंगे। अभी बस इतना याद रखो कि यहां से मानसून के लिए भारत के लिए जरूरी है, और साइबेरिया की ठंडी हवाओं से यह भारत को बचाता है। अब हिमालय के बारे में एक लाइन जो आपने लूसेंट की किताब में पढ़ी होगी, मैंने भी पहली बार ये लाइन पढ़ी, और ये लाइन बड़ी इंटरेस्टिंग है। पढ़ते हैं हिमालय के बारे में। इस लाइन में लिखा हुआ है कि हिमालय पर्वत प्रायद्वीपीय पठार की तरफ उत्तल है अर्थात कॉन्वेक्स है, और तिब्बत के पठार की ओर अवतल है अर्थात कॉनकेव है। इसका मतलब क्या है? तो पहले कॉनकेव और कॉन्वेक्स में अंतर समझो। तो कॉन्वेक्स कुछ ऐसा होता है दोस्तों, कुछ इस तरीके का मान लीजिए, ठीक है, या इसके हिसाब से इस तरीके का मान लीजिए। और जो कॉन्वेक्स है, कॉनकेव इस तरीके का होता है, ठीक है। तो ये क्या है दोस्तों, ये है कॉनकेव, और कॉनकेव का मतलब क्या है? अवतल, अवतल, और ये है उत्तल। तो इसका मतलब यह है दोस्तों कि हिमालय का जो शेप है, हिमालय की जो आकृति है, वो भारत की ओर कैसी है? तो भारत की ओर कॉन्वेक्स है अर्थात उत्तल है, और तिब्बत के पठार की ओर कैसी है? अवतल है। तो ये कुछ बड़ी लाइन नहीं है, इसका मतलब यह है कि आकृति किस प्रकार की है। तो आकृति के बारे में यह लाइन लिखी रहती है कि भारत की ओर उत्तल और तिब्बत के पठार की ओर अवतल इसकी आकृति है। और क्या विशेषताएं हैं? तो देख लीजिए, अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं, बता दिया। करेवा के बारे में बता दिया। नदियों का उद्गम है, प्लेटों में टक्कर है, टेथिस सागर है, और भारत को साइबेरिया की ठंडी हवाओं से ये बचाता है। ये कुछ बेसिक बातें हैं जो हिमालय की विशेषताओं के बारे में बताते हैं और हिमालय के निर्माण के बारे में बताते हैं। बताइए, यहां तक क्या बातें आपको समझ में आ रही हैं? हिमालय की विशेषताएं, सिर्फ कंसेप्ट को समझ लो, कंसेप्ट को समझ लोगे, बाकी चीजें अपने आप क्लियर होती जाएंगी। हाँ, ऐसी कुछ चीजें हैं जो फैक्ट के रूप में आपको याद करनी पड़ती हैं, और ये तो बेसिक चीजें हैं दोस्तों कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहां पर है, ये सारी चीजें कहां पर स्थित हैं, तो इन चीजों के बारे में तो पता होना ही चाहिए। चलिए, अब दोस्तों हमने कितने टॉपिक कंप्लीट कर लिए? तो हिमालय का जो विभाजन है, या हिमालय के बारे में जो हमने टॉपिक पढ़ना शुरू किया था, उसमें हम 3 पॉइंट कवर कर चुके हैं। पर्वतों के प्रकार को पढ़ लिया, सामान्य परिचय को पढ़ लिया, हिमालय के निर्माण को पढ़ लिया। अब हम सबसे बड़े हिस्से पर जा रहे हैं, जिसमें हम लगभग 8 से 9 क्लासेस लेंगे, और ये हिस्सा है हिमालय का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ हिमालय। चलिए, इस टॉपिक के बारे में जानकारी लेते हैं कि हिमालय के वर्गीकरण का अर्थ क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ हिमालय का मतलब क्या है। तो देखिए दोस्तों, जो हिमालय पर्वत है, इसे 3 तरीके से बांटा गया है, ठीक है। पूरे के पूरे हिमालय माउंटेन को 3 तरह से आप डिवाइड कर सकते हैं। पहला तरीका है इसका कालानुक्रम विभाजन, जिसको
क्रोनोलॉजिकल डिवीजन ऑफ हिमालय कहा जाता है, कई बार इसको हिमालय का पर्वतीय विभाजन भी कहा जाता है, माउंटेन क्लासिफिकेशन ऑफ हिमालय भी कहा जाता है। अब कालानुक्रम विभाजन के हिसाब से हिमालय को चार भागों में बांटा गया। अच्छा, इसका अर्थ समझ रहे हैं ना आप? कालानुक्रम का मतलब है कि जिस ऑर्डर में हिमालय का निर्माण हुआ है। तो हमने जाना है दोस्तों कि हिमालय में सबसे पहले ट्रांस हिमालय बना जो यूरेशियन प्लेट में आता है। फिर दोस्तों ग्रेटर हिमालय बना अर्थात वृहद हिमालय बना, उसके बाद लेसर हिमालय बना और सबसे आखिरी में शिवालिक हिमालय बना। तो जो हिमालय के ये चार हिस्से हैं जिसमें ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय और लेसर हिमालय और शिवालिक हिमालय आता है, ये हिमालय का कालानुक्रम विभाजन है या पर्वतों के हिसाब से विभाजन है। जब आप ट्रांस हिमालय को देखते हैं तो उसमें कुछ पर्वत श्रेणियां मिलती हैं, जैसे काराकोरम रेंज है, लद्दाख रेंज है, जास्कर रेंज है और कैलाश रेंज है। ग्रेटर हिमालय में जब जाएंगे तो माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, अन्नपूर्णा, धौलागिरी और नामचा बरुआ, ये सारी क्या है? पीक है दोस्तों। जो लघु हिमालय या मध्य हिमालय में पीर पंजाल, धौलाधर, नागटिब्बा, महाभारत और मसूरी देखने के लिए मिलेगा और शिवालिक में सिर्फ शिवालिक रेंज है। अब ये जो पीपीटी है ना, इसको हम बनाएंगे अभी अभी हम इसको समझेंगे, डायग्राम में समझेंगे कौन सा पार्ट कहां पर है, ये सारी चीजें देखेंगे। लेकिन इसको याद करना, क्योंकि यहां से प्रश्न बनते हैं, पूछ लेता है कि ट्रांस हिमालय का हिस्सा नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ ट्रांस हिमालय, ठीक है। या फिर उसने पूछा हुआ है कि नाग टिब्बा किस में आता है और ये चारों ऑप्शन दे देता है, ठीक है। तो हिमालय का जो पहला विभाजन है, हिमालय को पहला जो क्लासिफिकेशन है वो इसके काल के आधार पर है, इसके निर्माण के आधार पर है। तो ध्यान रखिएगा, इन्हीं चारों का अध्ययन हमें करना है। कल की क्लास में ट्रांस हिमालय पढ़ेंगे, फिर परसों की क्लास में ग्रेटर हिमालय पढ़ेंगे, फिर अगली क्लास में लेसर और शिवालिक हिमालय पढ़ेंगे। बहुत बड़े हिस्से हैं और सबसे ज्यादा प्रश्न यहीं से आते हैं। अब दूसरा साहब एक व्यक्ति थे सिडनी बेराड। तो सिडनी बेराड साहब ने हिमालय का दूसरे तरीके से विभाजन किया और ये विभाजन उन्होंने नदियों के हिसाब से किया, रिवर के हिसाब से किया, और इसे हिमालय का प्रादेशिक विभाजन कहा जाता है, रीजनल डिवीजन ऑफ हिमालय कहा जाता है। तो सिडनी साहब ने कहा कि नदियों के हिसाब से हिमालय को चार भागों में बांटा जा सकता है, पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। और फिर दोस्तों जो उत्तर पूर्व की पहाड़ियां हैं वो हिमालय का एक्सटेंडेड हिस्सा मानी जाती हैं और उन्हें हम अलग से स्टडी करते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भैया हिमालय के कितने भाग हैं, तो पहले आप उससे पूछिए कि किस प्रकार का वर्गीकरण करना है। तो दोनों आंसर दीजिएगा कि कालानुक्रम के हिसाब से, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के हिसाब से हिमालय के चार भाग हैं, ट्रांस, ग्रेटर, लेसर और शिवालिक हिमालय। और वहीं अगर आपसे कोई पूछे कि प्रादेशिक विभाजन या नदियों के हिसाब से हिमालय के कितने हिस्से हैं, तो बताइएगा वहां भी चार हिस्से हैं। एक है पंजाब हिमालय जिसको कश्मीर हिमालय भी कहा जाता है, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। दोस्तों पहले हम अध्ययन करेंगे क्रोनोलॉजिकल डिवीजन का और फिर हम चर्चा करेंगे रीजनल डिवीजन की और फिर हम बात करेंगे नॉर्थ ईस्ट की पहाड़ियों की, उत्तर पूर्व की पहाड़ियों की, ठीक है। अब आज मैं आपको एक टॉपिक और कंप्लीट करा रहा हूं क्योंकि फिर हम ट्रांस हिमालय पढ़ेंगे। अब एक टॉपिक दोस्तों आपने ये पढ़ा होगा कि यार हिमालय के ये जो अलग अलग हिस्से हैं, कुछ शब्द आपने सुने होंगे, इंडो, सांगपो, सचर जोन, ये सारे शब्द आपने सुने होंगे। तो क्या हुआ दोस्तों, जब यूरेशियन प्लेट के साथ इंडियन प्लेट टकराई, यूरेशियन प्लेट के साथ जब इंडियन प्लेट टकराई, तो जैसा मैंने आपको बताया कि पहले ट्रांस हिमालय बना, फिर आगे चल करके ग्रेटर, फिर लेसर, फिर शिवालिक और सबसे आखिरी में गंगा के मैदान या नदर्न प्लेन बने। वो हमने अभी आपको समझाया। तो क्या हुआ, इनके बीच में एक एक ज्वाइंट है दोस्तों, ठीक है। मतलब आप ऐसे मानिए ना कि ये ट्रांस हिमालय है, फिर ये ग्रेटर हिमालय है, ये लेसर हिमालय है, ये शिवालिक हिमालय है, और यहां जब आप आएंगे तो आपको उत्तर के मैदान मिलेंगे। तो इनके बीच में ज्वाइंट है दोस्तों,
इनके बीच में क्या मिलेंगे, जोड़ देखने के लिए मिलेंगे। और इन ज्वाइंट को, इन जोड़ों को भूगोल की भाषा में कहा जाता है भ्रंश। इन जोड़ों को ज्योग्राफी की लैंग्वेज में कहा जाता है फॉल्ट। और फॉल्ट भी दो प्रकार के सामान्यतः होते हैं, और बहुत सारे प्रकार हैं पर दो प्रकार के याद रखिए। एक होता है सचर, सचर SUTURE, और एक होता है नॉर्मल फॉल्ट, सामान्य भ्रंश, नॉर्मल फॉल्ट। दोस्तों, जब दो प्लेटें ज्वाइंट होती हैं, जब एक प्लेट से दूसरी प्लेट मिलती है, तो जो सबसे बड़ा वाला फॉल्ट होता है इसे सचर कहा जाता है। और एक ही प्लेट में या दो प्लेटों के बीच में जो छोटे छोटे फॉल्ट होते हैं उन्हें जनरली सामान्य भ्रंश का नाम दिया जाता है। तो जब हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ, अर्थात जब भारत की प्लेट, जब इंडिया की प्लेट दोस्तों यूरेशियन प्लेट से टकराई, तो हिमालय के हिस्से बने, और इन हिस्सों के निर्माण के बाद एक सचर जोन बना और 3 सामान्य भ्रंश बने। कंफ्यूज मत होना, सचर और फॉल्ट में बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, दोनों एक ही चीजें हैं। ऐसे मानो कि ये एक प्लेट है और ये दूसरी प्लेट है, तो जब ये दोनों प्लेटें जुड़ेंगी तो बीच में ये जो ज्वाइंट होता है ना दोस्तों, इसी ज्वाइंट को भ्रंश कहा जाता है। इस ज्वाइंट को सॉरी माफ कीजिए, इस जो ज्वाइंट है, आई एम रियली सॉरी, इस ज्वाइंट को सचर कहा जाता है। और दोनों के बीच में आपको एक दरार देखने को मिली, क्योंकि ज्वाइंट है तो ऑब्वियसली बात है कुछ ना कुछ देखने के लिए मिलेगा। और फिर हिमालय के दूसरे हिस्से बनते चले गए, तो जब दो हिस्से जुड़ते हैं तो उनके बीच में एक ज्वाइंट रहता है दोस्तों, और उसी को भ्रंश भी कहा जाता है। देखो सीधी सी बात है, दो प्लेटों के बीच में किसी भी प्रकार का अंतर हो, किसी भी प्रकार का डिफरेंस हो, वो फॉल्ट या दरार के नाम से या भ्रंश के नाम से जाना जाता है। हमने देखा था कि जब दो प्लेटें अलग होती हैं तब भी बीच में भ्रंश बनता है, लेकिन जब दो प्लेटें जुड़ेंगी तो उनका जो ज्वाइंट वाला इलाका है ना, वहां थोड़ा सा गैप रहता है, तो उस गैप को भी फॉल्ट के नाम से ही जाना जाता है दोस्तों। तो हिमालय के अलग अलग हिस्सों के बीच में एक सचर जोन है और बाकी के 3 नॉर्मल फॉल्ट हैं। ये आपको याद रखना है कि कौन सी चीज कहां पर है, यहां से प्रश्न आते हैं। तो ट्रांस हिमालय और ग्रेटर हिमालय के बीच में है इंडस सांगपो सचर जोन। ग्रेटर हिमालय और लेसर हिमालय के बीच में है मैन सेंट्रल थ्रस्ट या MCT। लेसर हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में है MBT, अर्थात मैन बाउंड्री थ्रस्ट। और शिवालिक हिमालय और उत्तर के मैदान के बीच में है हिमालयन फ्रिल्टियल फॉन्ड या HFF। तो ये प्लीज याद रखना, यहां से प्रश्न पूछे गए हैं, आगे भी पूछे जाएंगे। प्रश्न बड़ा सिंपल सा आता है कि हिमालयन फ्रिल्टियल फॉल्ट कहां पर है या HFF स्थित है, तो बताएंगे शिवालिक हिमालय और नदर्न प्लेन के बीच में। पूछता है कि वृहद हिमालय और ट्रांस हिमालय के बीच में क्या स्थित है, व्हाट इज बिटवीन ट्रांस एंड ग्रेटर हिमालय, आंसर करेंगे इंडस सांगपो सचर जोन। फिर ग्रेटर हिमालय और लेसर हिमालय के बीच में क्या है, मैन सेंट्रल थ्रस्ट। ठीक है, तो ये दोस्तों हमारा आज का टॉपिक है। कल से हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, हर दिन एक एक टॉपिक पढ़ेंगे, और कल हम कवर करेंगे ट्रांस हिमालय के बारे में। ठीक है दोस्तों, क्लास को खत्म करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि कल हम डिस्कशन भी करेंगे आपकी रणनीति के बारे में। उससे भी इंपॉर्टेंट, रिवीजन रेगुलर करना है आपको। और दोस्तों अभी 18 से लेकर के 22 तारीख तक अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 10 के स्थान पर 20% का ऑफ मिलेगा, और जो 2 साल का सब्सक्रिप्शन है वो अभी आपको 14,519 रुपए में मिलेगा। तो ये चीज आपको याद रखनी है। इसमें भी अगर आप मेरा कोड लगाएंगे तो आपको और ऑफर मिलेगा, तो प्लीज यूज माय कोड SG Live ताकि आपको डिस्काउंट मिल सके दोस्तों। और ये ऑफर 18 से 22 तारीख तक है, तो मेक श्योर कि आप इसका फायदा उठाएं। मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेस लगातार अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर चल रही हैं। वहां हम चौथा अध्याय शुरू कर रहे हैं दोस्तों, भारतीय प्रतिक्रिया, इंडियन रिवोल्ट, जिसमें हमें इंडियन रिएक्शन, जहां पर हमें 1857 की क्रांति पढ़ना है। इसके अलावा ये वो सारे कोर्सेज हैं जो मैंने अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर पढ़ाए हैं। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी आप ले सकते हैं,
इसमें भी अभी 20% का डिस्काउंट है। ये उसकी विशेषताएं हैं। अपना ख्याल रखिए। कल आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच गाइस। टेक केयर।